कि आप जिन पत्रकारों से उनकी हैसियत पूछ रहे थे उन्होंने आपकी हैसियत कल बता दी आपको। तो हमारी हैसियत मत पूछिए, हमारी कलम में कितनी ताकत है। कभी कभी उमेश कुमार जैसा एक छोटा सा पत्रकार भी एक सरकार गिरा देता है 24 घंटे में। तो इसलिए पत्रकारों से उनकी हैसियत और उनकी शैक्षिक योग्यता पूछने के बजाय अपने गिरबान में झांकिए। यदि उनकी आवाज़ को कोई दबंग बाहुबली कुचलने की कोशिश करेगा तो हम उनसे बड़े बाहुबली हैं। अभी उन्होंने हमारा बाहुबल देखा नहीं है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका एहसास उनको कल की देहरादून वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया होगा, और आज उनको अमित शाह जी के मंच से जब उतारा गया तब भी हो गया होगा। ये जिक्र मैं भी अभी करने वाला था। अमित शाह जी के मंच से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नीचे आते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं। आते नहीं है, उतारे जाते हैं। हाँ। जो भी है, तो वो नाराज होकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद अमित शाह भी अपने संबोधन में एक जिक्र करते हैं कि हरीश रावत स्टिंग याद दिलाते हैं। तो क्या ये विवाद उस स्तर तक बढ़ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों का जिक्र हो रहा है चुनाव से पहले? नमस्कार। उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ इस बार उन्हें अपने निशाने पर रख रहे हैं और तमाम चुनौतियां उन्हें दे रहे हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इसी के चलते अभी कुछ ही समय पहले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी और बेटे द्वारा एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार गिरते नजर आ रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश कुमार जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह विधानसभा खानपुर विधानसभा में वो सक्रिय हो रहे हैं और इस मामले को किस तरह से देखते हैं। आज आपने मुलाकात की पत्रकार महोदय से जिनके साथ बदसलूकी की गई। कल भी मिला था जी, और ऐसा देखा गया कि मंच आप शेर सिंह राणा के साथ भी साझा कर रहे थे। तमाम तरह के कयास जनता लगा रही है क्योंकि शेर सिंह राणा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो, हर्ष क्या है कि मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करता। मैं किसी के साथ कोई राजनीतिक मंच नहीं साझा करता, लेकिन क्या था कि एक पत्रकार के समर्थन की बात थी। सब लोग वहाँ जुटे हुए थे, उनकी बिरादरी के लोग भी थे, बाहर के लोग भी थे। तो वहाँ पर उस मंच को ना साझा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अगर कोई मेरी बिरादरी के किसी आदमी के समर्थन में लोग जुटते हैं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो शेर सिंह राणा है या वो विजयपाल सजवान है या वो हरीश रावत है या वो विजय बहुगुणा है या वो त्रिवेंद्र रावत है। मैं वहाँ अपने झगड़े भी भूल जाऊँगा। तो इसलिए मंच साझा करने से कोई कयास लगाना ठीक नहीं। महोदय, अभी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, पत्रकार की जो विवाद चल रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ, उन पर कमेंट कुछ इस तरह के आते हैं कि मतलब पत्रकारों पर उंगलियां खड़ी होती हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता पर, या कह सकते हैं आप कि वो उतने योग्य नहीं है। इस तरह की लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ ऐसा है समाज में कि पत्रकार की वो स्थिति जो होनी चाहिए वो स्थिति नहीं हो पा रही? देखिए, क्या है कि पत्रकार जो है वो इस देश का चौथा स्तंभ है। हर पत्रकार का प्रयास रहता है कि वो जनहित के मुद्दों को, जनता से जुड़ी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को सामने लाए, शासन प्रशासन के संज्ञान में लाए और उस पर उचित कार्रवाई हो सके। लेकिन क्या है कि जब पत्रकारिता के पेशे में हम किसी के मन मुताबिक खबर नहीं कर पाते और उसके खिलाफ उनकी कमियों को, उनके भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, तो उनका हमारा दुश्मन बन जाना लाजमी है। इन परिस्थितियों में सबसे पहला आरोप किसी भी पत्रकार पे लगता है ब्लैकमेलर। तो ये ब्लैकमेलिंग का शब्द ऐसा हो गया है कि आप जिस पत्रकार से खुश नहीं हैं उस पर चिपका दीजिए ब्लैकमेलर। साबित करने में आपकी नानी मर जाएगी। आपको जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप भ्रष्टाचारी, आप ब्लैकमेलर हैं, आप उगाही करते हैं, ये लोग आज तक कभी साबित नहीं कर पाए किसी के खिलाफ भी। तो किसी के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। तो क्या पत्रकार कभी गलत नहीं हो सकता? पत्रकार गलत क्यों नहीं हो सकते? इंसान है, इंसान से गलती होती है।
और आप क्या उम्मीद करते हैं कि 100% पत्रकार सही होंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर दे। ये कहावत पत्रकारों पर लागू नहीं होती, क्योंकि सबका अपना विवेक है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके अपने उद्देश्य हैं, वो सब अपने संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं। उनके संस्थान, उनके संपादक, उनके लोग तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। अधिकतर संस्थाओं में, बड़ी संस्थाओं में तो यही होता है। आपके संस्थान में भी अगर मैं कहूँ कि भाई सिटी स्कूप में 7 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप में से कोई एक तो मॉनिटर कर रहा होगा ना। या तो आप सारे एक हो जाएं और किसी के खिलाफ एजेंडा चलाएं तो बात अलग है। लेकिन अगर ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो इनको कोई तो मॉनिटर कर रहा है। लेकिन हम राजनेताओं की तरह भ्रष्ट नहीं हैं। हमारे यहाँ आटे में नमक हो सकता है, नमक में आटा नहीं हो सकता। राजनीति में नमक में आटा मिला हुआ है। आप भ्रष्ट होने की बात कर रहे हैं। अभी आपका फेसबुक पर एक पोस्ट काफी वायरल भी हो रहा है, इसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग के कुछ क्वार्टर नहीं, कोठी, हाँ कोठी बोलिए, कोठी एलोकेट हुई है। राजा साहब को क्वार्टर में नहीं रहते, उनको कोठी चाहिए। में रहते हैं, तो वो पूरी तरह से सही नहीं है और इसके लिए आप कड़े कदम भी उठाने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसा सिर्फ चैंपियन के साथ नहीं है, नहीं, वो मुझे वो मामला मेरे संज्ञान में आया कि कई सारे और भी नेता हैं। तो देखो, इन नेताओं ने अगर देहरादून में भी सरकारी, देखिए एक विधायक को एक सरकारी घर तो आवंटित होता है। यदि एक से अधिक घर किसी भी विधायक के पास है तो वो एक बात समझ ले कि उसके पैसों की रिकवरी उसकी मैं कोर्ट से कराऊंगा। और मैं जब कहता हूँ, हर्ष आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय तक कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो फिर मैं पीछे नहीं हटता हूँ। फिर मैं जाऊँगा कोर्ट, या तो संभल जाएं, खाली कर दें, वरना तैयार रहें न्यायालय में जवाब देने के लिए। आपने अखाड़ा चैलेंज की बात करी, उस पर अभी तक मुझे नहीं लगता कोई टिप्पणी की है चैंपियन साहब ने या उनकी तरफ से किसी ने। तो क्या आप मानते हैं कि चैंपियन इस बार झुकते नजर आ रहे हैं? हर्ष, मैं किसी को झुकाने, किसी को नीचा दिखाने यहाँ नहीं आया। लेकिन मेरी बिरादरी पर कल को कोई सवाल करे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, शरीर में तुम बहुत कमज़ोर हो, मुझसे लड़ नहीं सकते, तो उसका जवाब तो मैं दूंगा। क्योंकि 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो आज पत्रकारिता में आए हैं और किसी तरीके से कम संसाधनों में अपने को समाज में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, यदि उनकी आवाज़ को कोई दबंग बाहुबली कुचलने की कोशिश करेगा तो हम उनसे बड़े बाहुबली हैं। अभी उन्होंने हमारा बाहुबल देखा नहीं है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका एहसास उनको कल की देहरादून वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया होगा, और आज उनको अमित शाह जी के मंच से जब उतारा गया तब भी हो गया होगा। ये जिक्र मैं भी अभी करने वाला था। अमित शाह जी के मंच से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नीचे आते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं। आते नहीं है, उतारे जाते हैं। हाँ। जो भी है, तो वो नाराज होकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद अमित शाह भी अपने संबोधन में एक जिक्र करते हैं कि हरीश रावत स्टिंग याद दिलाते हैं। तो क्या ये विवाद उस स्तर तक बढ़ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों का जिक्र हो रहा है चुनाव से पहले? देखिए, क्या है, वो स्टिंग ऑपरेशन तो ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार कोई एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें किसी मुख्यमंत्री को खरीद फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी स्टिंग को लेकर पिछली बार भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा और आज फिर ये स्टिंग का जिन बाहर निकल आया। मेरा ये मानना है कि वो स्टिंग ऑपरेशन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए तो हुआ नहीं था। अब आज राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ ले रही हैं तो मैं तो रोक नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं। पर मेरा यही कहना है कि कुल मिला के इस उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में क्या जो उमेश कुमार ने करा है उसी के बिहाफ पे राजनीति चलेगी, उसी के दम पे दल एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अपने मुद्दे इनके ख़त्म हो गए हैं। त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ कांग्रेस को लड़ना है तो उमेश कुमार का स्टिंग ऑपरेशन, हरीश रावत के खिलाफ लड़ना है तो उमेश कुमार का ऑपरेशन,
निशंक के खिलाफ लड़ना है तो उमेश कुमार का स्टडी और हाइड्रो के स्टिंग ऑपरेशन। तो भाई मेरे अब फिर अगर मेरे ही मुद्दों पे लड़ना है तो फिर तो हो गया। आप भी लड़ेंगे इस बार? देखो मैं हर्ष एक बात कह रहा हूँ, मैंने फिर कहा कि मैं किसी को नीचा दिखाने, किसी को गिराने नहीं आया। मेरे एक पत्रकार भाई की बेइज्जती, सर एक नहीं कई लोग थे, उनकी सरेआम बेइज्जती की गई, उनको खून के आंसू रुला दिया आपने उसके अंदर। तो भाई मैं आपको जवाब तो दूंगा और मैंने दिया। दूसरी बात अखाड़े वाली, हर्ष मैंने गलत क्या कहा? मैंने यही कहा ना कि आप अपने डोलों पे हाथ मारते हो, आप अपने भाई पे हाथ मारते हो। आपका जो आइडिया था उससे पहले देखा गया कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक देशराज करणवाल को अखाड़े के लिए चैलेंज करते नजर आए। क्या ये आइडिया आपने वहां से उठाया कि इस बार हम चैलेंज करेंगे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अखाड़े में? मुझे सीधे 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए और मैंने ज़िंदगी का पत्रकारिता का चरम भी देखा है और सबसे निचला स्तर जहां आप स्ट्रिंगर या रिपोर्टर होते हैं वो भी देखा है। तो मुझे आइडियाज़ तो कहीं से चुराने की ज़रूरत नहीं। अभी तो एक आइडिया मैं आपको कल और दूंगा, क्योंकि अभी तो उन्हें हमारा एक पहलवान पसंद नहीं आया, हो सकता कमज़ोर रहा होगा, तो भी थोड़ा सा भारी पहलवान लेके आए हैं हम। उसके लिए पूछेंगे कि उनको कि अगर ये पसंद आ गया हो तो इससे लड़ लो। हो सकता है ना हमारा पहलवान कमज़ोर लगा हो, उन्होंने कहा छोड़ो यार ये तो कमज़ोर है, इससे क्या लड़ना, तो उनके वजन का भी पहलवान ले आए हैं। जब से आप लगातार चुनौती चैंपियन को दे रहे हैं तो लगातार आवाजें उठने लगी हैं चैंपियन के खिलाफ, जो लोग नहीं भी बोल पाते थे। आपने महसूस किया इस क्षेत्र में जी कि जो लोग 20 साल से नहीं बोले थे आज वो छाती ठोक के बोल रहे हैं। जी। उत्तराखंड को गाली देने वाले को मैं यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। अगर आप शहीदों की शहादत से बने इस राज्य को गाली देंगे, इसको अपने, अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब बोलते भी शर्म आती है, रखेंगे तो किसी को तो आके आपको जवाब देना है ना। हम उन 43 उत्तराखंडियों की शहादत को कैसे भुला सकते हैं जिन्होंने रामपुर तिराहे में अपनी जान दी, जिन्होंने खटीमा गोलीकांड में जान दी, जिन्होंने कोटद्वार में दी, जिन्होंने मसूरी गोलीकांड में जान दी। 19 साल के रविंदर रावत को कैसे भूल सकते हैं जिसने अपनी शहादत रामपुर तिराहे पे दे दी इस राज्य को बनाने के लिए, और आप इस राज्य को गाली देते हैं। ऐसा नहीं है हर्ष बाबू। एक मलाल मैदान क्षेत्रों में ये भी है कि उमेश कुमार जी ने लॉकडाउन में पहाड़ी क्षेत्रों में काफी लोगों की मदद की है। आप हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाते दिखाई दिए, आपने ऑक्सीमीटर बांटे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की एक मलाल ये है कि उमेश कुमार जी यहाँ ज्यादा दिखाई नहीं दिए। गाजियाबाद से लेके रामपुर मोड़ तक, रामपुर मुरादाबाद और हल्द्वानी रोड पर लगभग 17 रसोइयां सार्वजनिक चल रही थी। गाजियाबाद से लेके मेरठ के रास्ते में लगभग 3 सार्वजनिक रसोइयां चल रही थी। लगभग 20 लाख लोगों को खाना खिलाया गया और वो सब उत्तराखंड ही वापस आ रहे थे। 7,000 लोगों को अलग अलग राज्यों से उस पीक के कोविड में लाया हूं जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, पुलिस लाठियों से पीट रही थी। 2 चार्टर प्लेन मैंने उत्तराखंड उतारे एयरपोर्ट पे। मैंने तो कभी ये नहीं पूछा कि तुम पहाड़ के हो या प्लेन के हो, मेरे लिए तो आप उत्तराखंडी थे। मैंने यहाँ से लोगों को झारखंड बिहार भेजा। मैंने 3 ट्रेनें भरकर अमरोहा और गाजियाबाद और अलग जगहों से भेजी, जिसके अंदर 2-2, 2,500 हज़ार लोग गए। मैंने तो नहीं पूछा कि इस ट्रेन में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सर ये मेरी नज़रों में सब इंसान हैं। कितने सैकड़ों लोग जो ऐसे थे जिनको हम अमरोहा मुरादाबाद वापस लेकर आए। हमने तो नहीं कहा कि आप मुसलमान हैं, हम आपको क्यों लेके आए, हम हिंदू हैं। ऐसा नहीं होता। इंसानियत सबसे ऊपर होती है। इंसान को इंसानियत पहले निभानी चाहिए, जाति धर्म तो बाद में है। आप खानपुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, क्या आप अपने नजरिए से ये देखने में सक्षम साबित हुए हैं कि वोट आज 21वीं शताब्दी में भी डर से दी जा सकती है? मैं बड़ा हैरान हूँ हर्ष, तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैंने सुना था कि बाहुबली विधायक होते हैं, लोग डरते हैं, नाम नहीं लेते, बच्चे डर जाते हैं। रात को अगर बच्चा रो रहा है तो माँ कह दे
चुप हो जाओ विधायक जी आ जाएंगे, तो बच्चा सो जाए। तो ये दहशत तो मैंने यहाँ देखी है, लेकिन अब वो दहशत का समय चला गया, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो इस सल्तनत कब अगर गलत के खिलाफ या दबंगई के खिलाफ कोई आवाज पनपती है, चाहे वो पत्रकार की हो, चाहे क्यों जनता की आपने कल एग्जाम्पल नहीं देखा, मनोज चौहान ने आवाज़ उठाई, उसके आप साथ बदतमीजी, और रात को SC/ST का हो। मुकदमा आप लिखा गया। पत्रकार के घर पहुंचते हैं और रात को SC/ST का मुकदमा लिखा गया, मालूम है आपको? उस बच्चे के खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिख दिया पुलिस ने। मैंने बोला, मैंने DGP को भी कहा, मैंने इधर भी कहा कि ये गलत तरीका है। ये तानाशाही जो है ना, इस तानाशाही को आप अब यहाँ चलेगी नहीं, ये कि आप जिसको चाहें जिसको चाहें। ये तो जंगल राज हो रहा है, जैसे पिक्चरों में देखते थे कि आवाज़ उठा दे, मुकदमा दर्ज करो, जेल डाल दो। मतलब सरेआम सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं एक बच्चे के, उसके साथ बदतमीजी हो रही है, वो तहरीर देता है तो उसकी तहरीर पर मुकदमा नहीं होता, उसके खिलाफ 2 मिनट में SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये कौन सी तानाशाही है भाई? ये कौन सा जंगल राज है? ब्रिटिश राज है क्या? हम लोकतंत्र में हैं, हम राजतंत्र में नहीं, किसी की राजशाही में नहीं रह रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जब पत्रकार से आईडी दिखाने को कहा गया तो उनको आईडी दिखानी चाहिए? आप मुझे बताइए ना कि मैं अगर सार्वजनिक तौर पर सड़क पे खड़े होकर आपका पब्लिकली वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ये पूछने का अधिकार क्या है कि आप पत्रकार हो, वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे पब्लिक में खड़े होकर तो लोग वीडियो बनाते हैं। आप कहोगे आप कौन हो? बोले जी मैं पत्रकार हूँ, आईडी दिखाओ। ये कौन सी बात है यार? आप कौन हो? मैं विधायक हूँ, लाओ आईडी दिखाओ। क्या पत्रकारों से आप ये मानते हैं कि पत्रकारों से चैंपियन अब छिपते नजर आ रहे हैं? और ये आपकी ताकत का एहसास आपने दिला दिया है, ध्यान रखिएगा। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि आप जिन पत्रकारों से उनकी हैसियत पूछ रहे थे, आपने पता नहीं मेरी पोस्ट देखी नहीं देखी, कि आप जिन पत्रकारों से उनकी हैसियत पूछ रहे थे, उन्होंने आपकी हैसियत कल बता दी आपको। तो हमारी हैसियत मत पूछिए, हमारी कलम में कितनी ताकत है। कभी कभी उमेश कुमार जैसा एक छोटा सा पत्रकार भी एक सरकार गिरा देता है 24 घंटे में। तो इसलिए पत्रकारों से उनकी हैसियत और उनकी शैक्षिक योग्यता पूछने के बजाय अपने गिरबान में झांकिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कभी ये सोचिए कि लोग आपसे इतना डरते, बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं, वो कहते ना जी हम नहीं बात कर सकते, हमारे में दम नहीं है, वो तो बदतमीजी करता है। आप मतलब आपने कौन सा ऑरा बनाया हुआ है? मैं सही बता रहा हूँ हर्ष, मैंने ऐसा पिक्चरों में देखा है कि कोई एक महल से गाड़ी निकलती है भरभराती हुई, लोगों को हूटर, सायरन, हट तू हट डराते हुए। राजा भैया 2 राजा भैया जैसे अगर ये हो जाएंगे ना, तो ये गंगा नहा जाएंगे। ये राजा भैया के पासंग भी नहीं है। राजा भैया अपनी मर्यादा में रहते हैं। राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं। राजा भैया के महल में सुबह से लेकर शाम तक गरीब लोगों की लाइन लगती है काम करवाने की, और वो काम कराते हैं। वो कभी किसी गरीब आदमी को नहीं सताते, किसी को गाली नहीं देते। कभी आपने राजा भैया का ऑडियो वीडियो सुना गाली देते? तो ये तो पार्ट 1, 2, 3, 4 खुद ही हैं। तो हम तो कह रहे हैं भाई, आपको जिस भी मामले में पत्रकारों से मुकाबला करना है, तो मैं पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उनकी सहमति से ये अधिकार लिया है कि क्या मैं आपका प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। उन्होंने कहा करिए। तो आप सामने पत्रकारों के प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आप चैंपियन हैं, तो आप बताइए कौन सा चैंपियन हैं आप जिस गेम के चैंपियन हैं, आदमी ले आएंगे, मुकाबला करा देंगे। आप कुश्ती के, हम पहलवान ले आएंगे, कुश्ती करा देंगे। आपको लगता है आप गाड़ियों के चैंपियन हैं, आप भौकाली हैं, आपके पास से ज़्यादा गाड़ियाँ किसी के पास नहीं है। चाहिए एक बार आइए गाड़ियों का भी कंपटीशन कर लेते हैं, देखते हैं किसके पास कौन सी गाड़ी है। ठीक है, आपको रियासत का और महल का करना है, तो आइए देख लेते हैं किसके महल में कितनी ईंटें लगी हुई हैं। 2/3 ईंटें नहीं लगी होंगी आपके यहाँ। 2/3 छोड़ो, मेरे ख्याल से 2% भी ईंटें होंगी आपके यहाँ उतनी हमारे। अब देखिए ये बड़ी क्या होता है ना, इसको कहते हैं ओछापन, छिछोरापन। राजा, रियासत, महल, पैसे, गाड़ी, आपको लोग आपके व्यवहार से जानते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन हर्ष हम इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उस दिन हम अपनी गाड़ियों, अपने पैसे और महल से नहीं जाने जाते। हम जाने जाते हैं कि मैं जब सेंट्रम में उमेश कुमार को मिला था, उस आदमी का व्यवहार मेरे साथ कैसा था।
हम अगर बैठकर कहीं चार लोग चर्चा करते हैं तो आदमी के व्यवहार की करते हैं, उसकी गाड़ी घोड़े और उसकी रियासत और पैसों की नहीं करते। तो इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखिए, वही लेगेसी आप छोड़ के जाएंगे, वही आपके बच्चों के साथ चलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय में दिया और उम्मीद करेंगे आप जल्द ही अन्य विषयों पर हमारे साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।